स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं सभी। तो देखिए बच्चों, हमारा राजस्थान बोर्ड का क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 4 यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण व असमीकाय चल रहा है। इससे पहले हम 9 चैप्टर कवर कर चुके हैं। तो इस वाले चैप्टर में जो है हमारे 2 वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं जो कि पूरे बेसिक पे बेस्ड थे। सबसे फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने ये समझा था कि जो दो चर वाले समीकरण होते हैं उसका मतलब क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में रैखिक का क्या मतलब है, युग्म का क्या मतलब है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान कैसे निकाला जाता है, व्यापक रूप क्या होता है, ये सब चीजें हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर की थी। जो सेकंड वीडियो लेक्चर है उसमें हमने देखा था कि भाई किसी समीकरण का बेसिक ग्राफ कैसे बनाया जाता है, किसी दो चर वाले समीकरण का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। आज जो हम कवर करने वाले हैं, आज हम कुछ आगे बढ़ेंगे उससे, और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। तो आप लोग अपनी किताब और कॉपी के साथ तैयार हो जाइए। ग्राफ कॉपी है तो वो भी रख लीजिए साथ में, क्योंकि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका आगे का पार्ट। तो आप लोग सभी अपनी कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए। तो बच्चों, जैसा कि आपको ध्यान है, पिछले वाले लेक्चर में हमने एक समीकरण का ग्राफ बनाना सीखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो दोबारा देख लीजिए, या कोई कंफ्यूजन है तो भी उसे दोबारा देख लीजिए, और अगर कोई डाउट है तो वो डाउट क्लियर करके फिर इस लेक्चर पे आइए। अगर कोई डाउट है तो उसको दोबारा देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब हम देखो दो समीकरणों की मदद से यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। तो मैं आपकी किताब का ये क्वेश्चन लेके उसकी मदद से आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 3 और 3x माइनस 2y बराबर 4, ये जो है हमारा एक प्रश्न है, इसका हमें ग्राफ बनाना है दो चर वाले रैखिक समीकरण में। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या करना है, ये समीकरण है, इसको यहां लिखना है x प्लस वाई बराबर 3। फिर मैंने आपको क्या बताया था, हमें इस समीकरण से 3 हल ज्ञात करने होते हैं। हल ज्ञात करने के लिए किसी भी एक चर राशि को हमें बाएं पक्ष में अकेला छोड़ना होता है। बात ये आती है कि किसको छोड़े, x को छोड़े या y को छोड़े। तो मैंने इसका एक नियम बताया था कि उस चर राशि को अकेला छोड़ दो जिसके साथ कुछ गुणा नहीं हो रहा हो। तो यहाँ पे दोनों के साथ ही कुछ भी गुणा नहीं हो रहा। तो फिर मैंने आपको बताया था कि देखो, पिछला लेक्चर ध्यान से देख के उसमें से जो चीजें आपने नोट की है उन्हें ध्यान से देख लेना, तभी ये चीजें समझ में आएगी। ये वाला लेक्चर पिछले वाले लेक्चर से कनेक्टेड है, ठीक है? तो वो स्टेप सारे क्लियर कर लेना। आप चाहो तो इसको यहाँ पॉज करके पहले वो वाला लेक्चर देख के फिर इस पे आ सकते हैं, ठीक है? तो मैंने क्या बताया था कि x को छोड़ लो या y को छोड़ लो, क्योंकि यहाँ पे किसी के साथ भी कुछ भी गुणा नहीं हो रहा, दोनों के साथ ही कोई गुणांक नहीं है, तो किसी को भी छोड़ लो। तो चलो मैं x को छोड़ देता हूं, तो 3 प्लस का y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का y। अब हम क्या करेंगे, 3 मान x के और y के निकालेंगे। y का मान डालेंगे तो x का निकलेगा। चलो y का मान 0 डालते हैं सबसे पहले, तो 3 में से 0 जाएगा तो 3, तो x का मान कितना आ गया, 3। इसे मैं करके दिखा देता हूं ब्रैकेट में, x बराबर 3 माइनस y का मान कितना डाल रहे हैं, 0, तो x बराबर कितना आएगा, 3। फिर y का मान 1 रखते हैं यहाँ पे। तो जब मैं y का मान 1 रख रहा हूं तो 3 में से 1 गया तो x का मान कितना आ जाएगा, 2। चलो y का मान 3 डालते हैं। जब मैं y का मान 3 रख रहा हूं, y की जगह 3 रखा, ये y की जगह रखा है मैंने मान, तो 3 में से 3 गया तो 0, तो x का मान कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है? ये हमने x और y के 3 मान याद कर लिए। चलिए अब दूसरे समीकरण पे आ जाते हैं। दूसरा समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर 4। 3x माइनस 2y बराबर 4, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब फिर से क्या करेंगे, इसमें भी वही स्टेप लगाएंगे। किसी भी एक चर राशि को अकेला छोड़ दो, किसको छोड़े, या तो x को छोड़ दो या y को छोड़ दो। तो अब बात ये आती है कि सर यहाँ तो दोनों के साथ ही कुछ ना कुछ गुणा हो रहा है। आपने ये बताया था कि उसको अकेला छोड़ो जिसके साथ कुछ गुणा नहीं हो रहा हो, पर यहाँ तो दोनों के साथ हो रहा है। तो फिर उसमें मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर दोनों के साथ कुछ गुणा हो रहा है तो उसको अकेला छोड़ो जिसके साथ सम संख्या गुणा हो रही हो। अब x के साथ तो क्या गुणा हो रहा है, 3 जो कि विषम है, और y के साथ क्या गुणा हो रहा है, 2 जो कि सम है, तो इसी को अकेला छोड़ दो, ठीक है? माइनस 2y। देखो, फिर उस लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है कि ऐसे ही करना है, ये सिर्फ हमारी सुविधा के लिए है, हमारी आसानी के लिए है, हमें हल निकालने में दिक्कत ना आए, ये कोई नियम नहीं है। तो इस चीज को आप फॉलो करें कि अगर मान लीजिए इसके साथ सम राशि और इसके साथ सम संख्या और इसके साथ विषम संख्या, इसके साथ विषम, इसके साथ सम संख्या गुणा हो रही है, तो सम वाले को अकेला छोड़ दो।
4 उधर है और प्लस का 3x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3x। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब -2 इसके साथ गुणा हो रहा है तो उधर जाके भाग में लिया उसको -2 को, -2 y के साथ गुणा हो रहा है। अभी y अकेला थोड़ी छूटा है, अकेला छोड़ने का मतलब है कुछ भी नहीं हो, सिर्फ y ही हो। तो y के साथ -2 गुणा हो रहा था, इधर आके पूरे में भाग में आ गया। मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, देखो नीचे हम कभी भी माइनस नहीं छोड़ते हैं, कभी भी हर के साथ माइनस नहीं छोड़ते हैं, तो यहां से माइनस हटाएंगे तो ऊपर के चिन्ह बदल जाते हैं। मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ माइनस का भाग दे रहे हैं ऊपर -1 का, तो जो प्लस का है वो माइनस का बन जाता है और जो माइनस है वो प्लस बन जाता है। तो अगर हम नीचे से माइनस हटाएंगे तो ये माइनस का 3x तो प्लस का 3x बन जाएगा, प्लस का 4 माइनस बन जाएगा और बटे में आ जाएगा प्लस का 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां फिर से 3 मान निकालेंगे, x और y। x का मान रखेंगे, y का निकालेंगे। बट अब ये जो बात है ये इतनी सीधी नहीं है जितनी ये वाली थी। क्यों? क्योंकि यहां पे बटे में कुछ नहीं था, यहां बटे का भी ध्यान रखना है। बटे में क्या है 2 है, बटे में क्या है 2। तो इसका तरीका क्या रहेगा, तो देखो आप ऊपर कुछ ऐसा लाने की कोशिश करो जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चल जाए। कोई ऐसी संख्या ऊपर लेके आए हम, देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, एक शॉर्ट तरीका भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और ये जो है ये सही तरीका है, ठीक है, ये भी देख लो। तो पहले तो बेसिक मेन तरीका तो यही है, ये देख लो। फिर हल निकालने का एक शॉर्ट तरीका भी होता है, तो जैसे दिमाग वहां आपका काम करे वो आप कर लेना, ठीक है। तो देखो इसमें बटे में भी 2 आ गया, तो अब थोड़ा हमें ध्यान रखने की जरूरत है। क्या ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर x के साथ मैं कोई ऐसा मान रखूं, x के साथ मैं कोई ऐसा मान रखूं कि ऊपर कुछ ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जिसमें 2 का भाग जाता हो पूरा पूरा। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मान ऐसे डालो और ऐसे निकालो जो ज्यादा बड़े ना हो, 8 या 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए पिछले वाले वीडियो में, और दशमलव में ना आए ये कोशिश करनी है हमें। अब आएगा तो हम रोक नहीं सकते, उसका भी हल है, बट कहीं ना कहीं हमें दशमलव में ना आए इसका ध्यान रखना है। 2 चीजें ध्यान रखनी है आपको कि x का मान, x या y का मान ज्यादा बड़ा ना आए और पॉइंट में ना आए कोशिश करनी है, आएगा तो रोक नहीं सकते हम, ठीक है। तो अब ऊपर कुछ ऐसी संख्या लाऊं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चल जाए। तो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, जैसे मान लो यहां पे मैं x की जगह 0 रख दूं, x की जगह क्या रख दूं 0, तो यह है y बराबर 3x - 4/2। मान लो x की जगह मैं 0 रख देता हूं। अगर x की जगह 0 रखूंगा तो क्या होगा, y बराबर 3 इंटू x की जगह रख दिया 0 - 4/2, यही आएगा। तो क्या बचेगा, तो यहां बचेगा y बराबर 3 को 0 से करेंगे 0 - 4/2, 0 में से 4 जाएगा तो -4/2 और 2 का भाग -4 में -2 बार जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे पता था कि 2 का भाग 4, तो देखिए कहीं ना कहीं मुझे इसमें पता था कि -2 आएगा। कब, जब मैं ऊपर x की जगह 0 रख दूंगा। क्यों, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई मुझे कुछ ऊपर ऐसा चाहिए था, ये ध्यान से समझने वाली बात है। एक ही क्वेश्चन में समझ लोगे तो और क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में समझ लीजिए, और क्वेश्चंस में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि मुझे ये पता था कि -2 अगर मैं 0 अगर मैं रखूंगा तो ऊपर यहाँ 4 बच जाएगा और यहाँ 4 बच जाएगा तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो जब मैंने x 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, -2 आ गया। समझ में आ गई क्या बात, x 0 रखने पर y का मान कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है। चलिए एक मान और याद करते हैं। तो आप लोग पॉज करके इसको कॉपी कर लेना, ये जो कैसे आया, ठीक है। एक मान और याद कर लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर तो y का मान -2 आ गया, ठीक है। अब और क्या रखें, और ऐसा क्या रखें कि नीचे वाले 2 का उसमें पूरा पूरा भाग चल जाए। चलो 1 रख के देख लेते हैं, जैसे 0 रखा, चलो 1 रखते हैं। बट अभी ऑरली रख के देखना, ये नहीं रख के और आप मान निकाल लो। x का मान 1 रखो, देखो ध्यान से इधर 3 एकम 3, और 3 जो है फिर -4 में से जाएगा,
x का मान 1 रखोगे तो 3 एकम तो 3 आएगा और -4/2 आएगा, जो कि -1/2 होता है। तो -1 में तो 2 का भाग जाता ही नहीं है, तो एक बार के लिए हम 1 वाला ऑप्शन छोड़ देते हैं, 2 रख के देखते हैं। अगर 2 रखेंगे x की जगह तो 3 दूनी 6, 3 x से गुणा हो रहा है, x की जगह आप क्या रख रहे हो 2, x की जगह क्या रख रहे हो 2, तो 3 दूनी 6 और 6 में से 4/2, 6 में से 4 जाएगा 2 और 2 में 2 का कितनी बार भाग जाता है, एक बार। तो हमने जब x का मान 2 रखा, जब हमने x का मान 2 रखा तो कहीं ना कहीं हमारा नीचे वाला जो 2 था वो उसमें ऊपर कुछ ऐसी संख्या आ गई जिसमें उसका पूरा पूरा भाग जा सके। तो x का मान 2 रखने पर y का मान कितना आ गया 1। चलिए 3 रख के देखते हैं, 3 रखने पर कुछ होता है क्या। अब ओरली कर लो, बार बार रखने की भी जरूरत नहीं है। देखो 3 तिया 9, भाई x की जगह 3 रखोगे तो 3 तिया 9, 9 में से 4 गए तो 5, 5 में 2 का भाग नहीं जाता। चलो 4 रख के देखते हैं, 4 रखेंगे तो 3 चौक 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8 और 8 में 2 का भाग जाता है। तो मैं x की जगह 4 रखता हूं अगर, तो ये हो जाएगा 3 × 4 - 4/2, 4 तिया 12 - 4/2, 12 में से 4 गए तो 8/2 और 8 में 2 का भाग 4 बार। तो अगर मैं x का मान 4 रखता हूं तो y का मान कितना आ जाएगा, सॉरी हाँ x का मान अगर मैं 4 रखता हूं तो y का मान भी कितना आ गया 4 आ गया, क्योंकि 8 में 2 का भाग 4 बार जाता है। समझ में आ गई क्या बात। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर है, आप गिनती वाइज रख सकते हो, 0 रख के देख लिया, 1 रख के देख लिया, 2 रख के देख लिया, जहां मान फिट बैठ गया, जहां एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है वो लिख सकते हो। अच्छा मान लो कोई कहे नहीं सर मेरे को तो 1 ही रखना है, मैं तो 1 ही रखूंगा, तो आपको याद है 1 रखने पर -1/2 आया था, तो इसको फिर हमें माइनस का 0.5 लिखना पड़ेगा। तो y का मान 0.5 माइनस का आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 0.5 को भी हम ग्राफ पे दिखा सकते हैं। पर जहां तक हो हम चीजों को आसान बनाएंगे, मुश्किल नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या रखा था 2, तो 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया 2, तो 2 में 2 का भाग एक बार आ गया, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, पॉज करके ये पूरा कॉपी कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है। ये जो मान मैंने डाल के रखे ये आपको वहां बोर्ड में भी ध्यान रखना है, बोर्ड की कॉपी में ये जो काम है ये पूरा रफ में करना है। यहाँ जो मेन काम आपका रहेगा वो सिर्फ ये रहेगा, चर राशि अकेली छोड़ी और रफ में जो भी आपने मान निकाले 3-3 मान निकाल लिए, फिर चर राशि अकेली छोड़ी दूसरे समीकरण के 3 मान निकाल लिए। ये मान डालना और मान निकालना ये सब रफ का काम है, इसे फेयर में नहीं करना है आपको। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, इसको, और वो जो काम किया है आप रफ में करते रहना अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका ग्राफ बना लेते हैं। नोट कर लो इसको, फिर ग्राफ बना लेते हैं। पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिया है नोट आप लोगों ने, चलिए देखिए। पॉज करके नोट कर लिया है क्या सभी ने, ठीक है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं इसका आगे क्या होगा। तो आगे हम ग्राफ बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था अगर ग्राफ कॉपी है तो ग्राफ कॉपी को आप अपने पास निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो देखिए अब इसमें जो है हमने जो मान निकाले थे वो मैंने यहाँ साइड में रख लिए। इस समीकरण के तो ये 3 मान निकाले थे और इस समीकरण के ये 3 मान निकाले थे। चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वही 2 अक्ष बनाएंगे, ठीक है। एक x अक्ष और एक y अक्ष। ये इसका x डैश वाला भाग, ये y डैश वाला भाग, और जहां दोनों अक्ष एक दूसरे को काट रही है वो बिंदु O। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए इनकी गिनती लिख देते हैं, जो लिखते हैं हम यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब ये नंबर्स आप कहीं तक भी लिख सकते हैं, वैसे अपने ग्राफ के हिसाब से देख लिया करो कि दोनों ही ग्राफों में सबसे अधिक मान 4 है। दोनों टेबलों में मिला के दोनों जो टेबल बनाई है उसमें सबसे अधिक मान 4 है, x का भी और y का भी। तो 5 4 के बाद 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है। ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए सबसे पहले पहले वाले ग्राफ की बात कर लेते हैं। x3 y0, x3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और y0 अब मैंने आपको बताया था चाहे x हो चाहे y हो,
दोनों ही जीरो तो यही होते हैं भाई, ठीक है। मूल बिंदु पे x भी जीरो होता है और y भी जीरो होता है, ठीक है। तो x तो 3 ये रहा, y 0 ये रहा, तो कहीं ना कहीं ये बिंदु यही मिलेगा 3,0। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बिंदु में y का मान 0 हो, अगर किसी बिंदु में y का मान 0 हो, ठीक है, तो अगर किसी बिंदु में y का मान 0 होता है तो उसमें वो जो बिंदु होता है वो किस पे स्थित होता है, x अक्ष पे। और अगर किसी बिंदु में x का मान 0 होता है तो वो कहाँ स्थित होता है, y अक्ष पे स्थित होता है। समझ में आ गई क्या बात, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि सेकंड बिंदु कहाँ आएगा, x2 y1, x2 ये रहा, y1 ये रहा, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2,1। थर्ड बिंदु देख लेते हैं, x0 y3, x तो 0, x 0 यहीं मिलेगा, आपको मैंने बताया x हो चाहे y हो 0 यहीं होते हैं, और y3 यहाँ आएगा, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे 0,3। आपको पता है पहले x का मान लिखा जाता है फिर y का, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि इन तीनों को एक सीधी रेखा से मिलाना है, आपको तीनों को सीधी रेखा से मिलाना है। अगर किसी बच्चे के तीनों बिंदु सीधी रेखा पे नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मान गलत निकाले हैं आपने, क्योंकि ये रैखिक समीकरण है, रैखिक का मतलब सीधी रेखा पे आएगा। चलिए इसका समीकरण देख लेते हैं क्या है। समीकरण है x + y = 3। समीकरण क्या है, x + y = 3। अब दूसरे वाले की बात कर लेते हैं, x तो 0 और y -2, x 0 यहीं आएगा, y -2, y में -2 का मान ये रहा, तो क्या निकल के आएगा 0, -2। x तो 0 और y -2, x 2 और y 1, x प्लस का 2 ये रहा, y प्लस का 1 ये रहा, ठीक है। ये बिंदु हमारे पास ऑलरेडी पहले से है, क्योंकि 2 और 1 यहां भी आया था और 2 और 1 यहां भी आ गया, आया ना, तो ये बिंदु हमारे पास पहले से है, तो इसको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट देखो x4 और y भी 4, x4 ये रहा, y4 ये रहा, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं 4,4, ठीक है। इनको भी मिला लो, तो 0, -2 वाला बिंदु ये रहा, 2,1 वाला ये रहा और 4,4 वाला ये रहा, इन तीनों को भी एक सीधी रेखा से मिला लो। ठीक है, ये थोड़ा इसको मैं यहाँ बना देता हूँ क्योंकि मेरा ये जो है एग्जैक्ट नहीं बनेगा, बट आप ग्राफ कॉपी में जब बनाएंगे तो आपका एग्जैक्ट बनेगा, क्योंकि मेरी यहाँ जो दूरी है वो भी 1-1 सेंटीमीटर फिक्स नहीं है, लेकिन बात यह है कि इसको ग्राफ पे जब आप बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा, पॉइंट लेना आपको आता ही है, ठीक है। तो ये 4,4। अब आपने क्या देखा इसमें, आपने बेसिकली क्या देखा कि ये जो दोनों ग्राफ हैं ये कहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को, 2,1 पे। वैसे भी पता था हमें कि इसमें भी 2,1 आ रहा है, इसमें भी 2,1 आया है, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को 2,1 पे ही काटेंगे। और जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनका हल ऐसे ही ज्ञात किया जाता है। अगर आपने दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म जो है, दोनों समीकरणों का ग्राफ बनाया और वो दोनों ग्राफ एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं, तो वो जो बिंदु होता है वही क्या होता है, हमारा हल होता है समीकरण का, वही क्या होता है, हल। तो इन दोनों समीकरणों को हमने बेसिकली ग्राफीय विधि से हल कर लिया। 9th क्लास में हमने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये विधियां लगाई थी, अब हमने ग्राफ विधि से हल कर लिया। तो बेसिकली जिस बिंदु पे ये दोनों रेखाएं काटी वहां पे x का मान तो कितना है 2 और y का मान कितना है 1, तो यही हमारा हल है। लास्ट में लिख देना अतः है हल, x = 2 और y = 1, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बन गया। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे हम इसके जैसे, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कहीं भी डाउट है वीडियो को दोबारा पीछे लेके जाओ, फिर समझो, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो, मैं आपकी पूरी प्रॉब्लम क्लियर करूंगा। और 2-3 क्वेश्चन इसके जैसे देखेंगे तो बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जाएगा कैसे तो ये 3-3 हल निकालने हैं और कैसे इनको ग्राफ पे बनाना है। कोशिश ये करनी है कि ग्राफ कॉपी पे ही बनाओ। मान लो ग्राफ कॉपी नहीं है और कॉपी पे बना रहे हो तो ये जो दूरी है ना, ये स्केल से 1-1 सेंटीमीटर की नापना, तो आपका ग्राफ बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। दूरी 1-1 सेंटीमीटर पे लेना, ये जो बिंदुओं के बीच की दूरी है। समझ में आ गई बात, इसको कॉपी कर लो फिर आगे देखेंगे हम। अब इसको पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो इसको, फिर आगे देखते हैं।
ठीक है, चलिए नोट कर लिया है सबने पॉज करके। अब देखिए आगे जो है हमारा इसका जो सिस्टम रहेगा, ये तो हमने क्या देखा कि ये दो रेखाएं हमने बनाई और ये एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट गई, बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो काटती नहीं तो क्या होता, तो दो चीजें और हो सकती थी। ये तो काट गई, मान लो कोई ऐसे समीकरण है उनकी हम रेखा बना रहे हैं और वो काट नहीं रहे, तो क्या हो सकता है, तो या तो वो दोनों समांतर होंगे, या तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर, या संपाती होगी। संपाती मतलब एक पे दूसरी आ रही है। तो तीन स्थितियां हो सकती है रेखाओं की, कि या तो वो एक दूसरे को एक बिंदु पे काटेगी, या वो एक दूसरे के क्या आ सकती है, समांतर आ सकती है। क्या आ सकती है, समांतर, या एक दूसरे पे क्या आ सकती है, संपाती। अब इन तीनों में क्या होता है, क्या क्या स्थिति होती है, वो सब हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं, नोट कर लिया होगा आप सबने, नहीं किया है तो पॉज करके पीछे रिवाइंड लेके नोट कर लेना इसको। अब देखिए इसमें अब हम क्या देख रहे हैं कि भाई ठीक है, ग्राफ हमने बनाया, ग्राफ बनाना सीखा। ग्राफ वैसे हम आगे बनाएंगे जब हमारी प्रश्नावली स्टार्ट होगी, तो और कई क्वेश्चंस हम करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जो बोर्ड में आए हुए हैं वो भी जरूर करेंगे हम इस वाले लेक्चर में जरूर करेंगे, मतलब इस टॉपिक पे जो आगे बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं। बट सबसे पहले जो हमारे को ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, तो जो सबसे पहले जिस चीज़ पर हमें ध्यान देना है वो ये है कि देखो मान लो यहाँ मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल को ध्यान से देखना आप। यहाँ एक टेबल बना रहा हूँ मैं, मान लो दो समीकरण है, व्यापक रूप लिख रहा हूँ उनका, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मैंने आपको बताया था समीकरण का व्यापक रूप ये होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम देखेंगे हलों की प्रकृति। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है ये है हलों की प्रकृति ज्ञात करना। ठीक है, कि हलों की प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है। तो तीन प्रकार के हल हम ज्ञात कर सकते हैं। पहले तो हम देखो हलों के प्रकार को यहाँ पे जस्टिफाइड कर एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है इसको बना लेते हैं। हलों के प्रकार, तो हलों के प्रकार में सबसे पहले तो दो प्रकार देखेंगे हम, संगत और असंगत। ठीक है, अब संगत कब कब होता है, दो चीजें आती है संगत में, या तो अद्वितीय हल हो, या तो अद्वितीय हल हो तो भी संगत कहलाएगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो भी क्या कहलाएगा भाई, संगत कहलाएगा। या तो अद्वितीय हल हो या अपरिमित रूप से अनेक हल हो तब तो कहलाएगा संगत। अब ये कब होते हैं ये भी मैं अभी आपको टेबल की मदद से बताऊंगा, बट पहले संगत असंगत समझ लो। तो अद्वितीय हल हो या अपरिमित रूप से अनेक हल हो तब तो होता है संगत। और अगर कोई हल नहीं है, अगर कोई हल नहीं है तो आता है वो असंगत की कैटेगरी में। तो बेसिकली दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उनके दो प्रकार के हल हम कह सकते हैं, संगत और असंगत। संगत का मतलब तो अद्वितीय हल हो या अपरिमित रूप से अनेक हल हो। कुल मिला के बात क्या है कि हल होना चाहिए, हल होना चाहिए, एक हो। अद्वितीय मतलब केवल एक, अद्वितीय मतलब केवल एक, अद्वितीय मतलब अ मतलब नहीं, द्वितीय मतलब दूसरा, जिसका दूसरा कोई हल नहीं हो, मतलब केवल एक हल हो। समझ में आ गई बात। और अनेक मतलब बहुत सारे हल। ठीक है, तो दोनों स्थितियों में हल तो है ना, यहाँ एक है यहाँ अनेक है, बट है तो सही। तो अगर हल है, अगर हल है, अगर हल है, हल होना चाहिए तो क्या होगा, संगत। और अगर हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो क्या है, असंगत। तो हल होने की स्थितियों में ये दो चीजें आती है। इस चार्ट को आप कॉपी कर लीजिए, चार्ट को कॉपी कर लीजिए, फिर एक टेबल देखेंगे। अब हम इस चार्ट को कॉपी कर लो, पहले चार्ट को कॉपी कर लो, फिर एक टेबल देखते हैं। पॉज करके कॉपी कर लो, इसको नोट कर लो, इस चार्ट को कर लिया है सबने। इरेज कर दूं इसको, मैं इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है।
अब देखो भाई, ये दो समीकरण मैंने आपको बताए, ठीक है, ये दो समीकरण मैंने बताया आपको। तो यहां मैं सबसे पहले लिखूंगा, एक टेबल बना रहा हूं, ध्यान से देखना इसको, गुणांकों का अनुपात, गुणांकों का अनुपात। फिर मैं बनाऊंगा यहां पे हल की प्रकृति, हल की प्रकृति। फिर मैं बनाऊंगा यहां पे, अच्छा पहले गुणांकों के अनुपात के साथ आप लिखिए आलेखों की स्थिति, और फिर लिखिए हल की प्रकृति, ठीक है, हल की प्रकृति। अब देखिए गुणांकों का अनुपात, तो देखिए तीन अनुपात, ये गुणांक क्या है, सबसे पहली बात तो ये गुणांक जो शब्द मैंने लिखा है ये क्या है, तो मैंने बताया था जो समीकरण में x के साथ y के साथ और गुणा होते हैं और ये जो संख्याएं होती है, ठीक है, इनको हम गुणांकों की श्रेणी में ले लेते हैं। हालांकि ये संख्या गुणांकों की श्रेणी में आती नहीं है, ये तो एक अपने आप में एक अचर राशि है, बट फिर भी हम इनको गुणांकों की श्रेणी में ले लेते हैं। तो ये तो हो गया गुणांकों का अनुपात। गुणांक मतलब कौन से गुणांक, a1 a2 b1 b2 और c1 c2, ठीक है, इनका अनुपात निकालना है। तो तीन अनुपात याद कर सकता हूं मैं गुणांकों में, a1 का अनुपात a2 के साथ, b1 का अनुपात b2 के साथ और c1 का अनुपात c2 के साथ, ठीक है। अब अगर मान लो दो समीकरण दिए हुए थे और मैंने उसमें से a1 बटे a2 निकाला, फिर मैंने b1 बटे b2 निकाला, और अगर a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, अगर ये एक नंबर समझा रहा हूं मैं आपको, इसी में आगे आपको कंटिन्यू करना है, मेरे पास जगह कम है तो मैं इसको इरेज करूंगा, लेकिन आपको नीचे लिखते जाना है, टेबल को बड़ा बना लेना भले ही, ठीक है, नीचे तक बना लेना पेज पे आपके। तो अगर मान लो a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर नहीं आया, तो आलेख कैसा बनेगा, आलेख कैसा बनेगा, जो आलेख हैं वो आलेख जो है परस्पर किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। समझ में आ गई क्या बात? अगर a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर नहीं आया तो आलेख क्या करेंगे, परस्पर किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। अभी जो हमने आलेख बनाया था वो कुछ ऐसा ही तो बना था, 2,1 पे प्रतिच्छेद कर रहे थे ना, तो वही वाले आलेख की बात हो रही है। ये किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। अब हल की प्रकृति क्या होगी, तो देखो सबसे पहले तो हल जो होगा वो संगत होगा, संगत होगा, और संगत में भी कौन से वाला होगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होंगे इसके, ठीक है। चलो इसकी उदाहरण की बात कर लेता हूं मैं। मान लो मेरे पास दो समीकरण दिए हुए हैं, 2x प्लस 5y माइनस 3 बराबर 0, ठीक है, और 3x माइनस 15y प्लस 9 बराबर 0। समझ में आ गई क्या बात? 2x प्लस 5y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 15y प्लस 9 बराबर 0। चलो इसमें a1 बटे a2 का मान ज्ञात करता हूं मैं, a1 बटे a2 का मान ज्ञात करता हूं। तो मैंने बताया था a1 क्या होता है, जो ऊपर वाले समीकरण में x से गुणा होता है। क्या गुणा हो रहा है ऊपर वाले समीकरण में, x से 2। a2 क्या होता है, जो नीचे वाले समीकरण में x से गुणा होता है। क्या गुणा हो रहा है नीचे वाले समीकरण में, x से 3। तो a1 बटे a2 कितना आ गया, 2 बटे 3, ठीक है। b1 बटे b2 का मान ज्ञात करता हूं मैं, b1 बटे b2 का ज्ञात करता हूं। तो ऊपर वाले समीकरण में b1 का मान क्या होता है, जो y से गुणा होता है। तो ऊपर वाले समीकरण में y से क्या गुणा हो रहा है, 5। और b2 किसका मान होता है, जो नीचे वाले समीकरण में y से गुणा होता है। क्या गुणा हो रहा है, माइनस का 15। 5 एकम 5 और ये आ जाएगा माइनस का 1 बटे 3।
क्या a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर आया क्या? नहीं आया। a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर नहीं आया। तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर मैं इसके आलेख बनाऊंगा तो वो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, उसका हल कैसा होगा? संगत, और संगत में क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है? जिसका केवल एक हल हो, जिसका केवल एक हल हो। ठीक है, ए मतलब होता है नहीं, द्वितीय मतलब दूसरा, तो जिसका कोई और दूसरा हल ना हो, केवल एक हल हो। जैसे पिछले वाले ग्राफ में 2,1 पे काटा था उसने, तो मैंने हल क्या बता दिया था? x तो 2 और y 1, तो ये इसका एक हल हो गया। बस एक ही बिंदु पे काट रहा है तो वही हल है। जितने बिंदुओं पे दो रेखाएं कटेगी वो सब उनके हल होते हैं। तो यहाँ एक बिंदु पे काटा तो ये एक ही बिंदु इसका हल है। बात आ गई क्या समझ में? ठीक है, इसको नोट कर लो। ये तो पहली स्थिति हो गई हमारी गुणांकों के अनुपात में। इसको पॉज करो और नोट कर लो इसको। फिर सेकंड स्थिति देखते हैं। पॉज करके नोट कर लो। अब जो आप सेकंड स्थिति लिखोगे तो ये नहीं आप अलग से बनाओगे, आप इसी के नीचे लिखनी है सेकंड स्थिति। एक लाइन खींच देना नीचे उदाहरण के बाद में, यूं इस तरह से, ठीक है, और सेकंड स्थिति इसी के नीचे लिख लेना। चलिए सेकंड स्थिति देख लेते हैं। पॉज करके नोट कर लिया आप लोगों ने, तो सेकंड स्थिति देखो। अब अच्छा, टेबल एक ऐसी जो है आपकी बुक में भी बनी हुई है, वहां भी देख सकते हैं। मैंने जो पीडीएफ दी है आपको, जो चैप्टर की पीडीएफ दी है, वहां भी आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, वहां भी टेबल बनी हुई है, पर तरीका अलग है। मैंने इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से बनाया है, वहां अलग तरीके से बना हुआ है। तो उस टेबल को भी जरूर देखना और देखना क्या दोनों में समानता है क्या, और कोई ऐसा मानता है तो फिर मुझे बताना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मानता है, बट समझना जरूर है वहां जाके उसको। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब सेकंड स्थिति में मान लेता हूं कि मान लो a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर आ गया। अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं आएगा तब तो पहले वाली स्थिति लगा देंगे हम। ठीक है, बट मान लो अगर आ गया तो फिर हमें c1 बटे c2 भी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं आया तो बिना सोचे समझे हमें पहली स्थिति लगा देनी है कि भैया अद्वितीय हल है। बट अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर आ गया तो फिर भैया c1 बटे c2 का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, अब c1 बटे c2 का मान ज्ञात करोगे तो क्या होगा? दो चीजें हो सकती है अब, कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर आ गया, अब c1 बटा c2 भी या तो इसके बराबर आ जाए तो तीनों बराबर हो जाएंगे, या c1 बटा c2 इसके बराबर ना आए। ये तीन चीजें हो सकती है, दो चीजें हो सकती है सॉरी, कि अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर आया तो c1 बटा c2 या तो इनके बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो अगर बराबर आएगा तो देख लेते हैं एक बार, फिर थर्ड स्थिति में बराबर नहीं आएगा तो देखेंगे। बट ध्यान रखने वाली क्या बात है कि c1 बटे c2 पे हम पहुंचेंगे ही कब? जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे। अगर दोनों बराबर आए ही नहीं तो आगे जाने का मतलब ही क्या है? यहीं पहली स्थिति लग जाएगी अद्वितीय हल वाली। अगर दोनों बराबर आ गए तो c1 c2 पे जाओ, और c1 बटा c2 अगर इसके बराबर आ गया तो आलेखों की स्थिति कैसी होगी? आलेख परस्पर समांतर होंगे, समांतर होंगे, सॉरी समांतर नहीं संपाती, संपाती होंगे, समांतर नहीं संपाती, संपाती होंगे भाई। ठीक है, संपाती होने का क्या मतलब है? संगत होंगे, संगत होंगे। और संगत में जो दूसरी स्थिति बताई थी मैंने, क्या बताई थी? अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे उसके, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत सारे हल होंगे इसके। समझ में आ गई क्या बात? और अपरिमित रूप से, परिमिति तो क्या होता है कि एक निश्चित लिमिटेशन लगा देते हैं हम कि भाई 1000 होंगे, 5000 होंगे। अपरिमित का मतलब है कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे मान लो एक ग्राफ मैंने, जैसे पिछले वाला जो ग्राफ बनाया था उसमें एक समीकरण का ग्राफ तो मान लो ऐसे बन गया। अब जब मैंने दूसरा समीकरण बनाया तो मैं क्या देखता हूं कि दूसरे वाले का ग्राफ भी बिल्कुल ऐसे के ऐसे उसी पे आ गया। अभी हम बनाएंगे वो ग्राफ भी देखेंगे, बट फिलहाल समझने के लिए देख लो। दूसरे वाले का ग्राफ भी बिल्कुल इसी पे आ गया,
ऐसे ग्राफ भी बनाएंगे हम जिसमें दोनों ग्राफ की रेखा समपाती आएगी। ऐसा कब हो सकता है? जब दोनों के जो मान निकाले थे ना आपने वो 3-3, जब दोनों के 3-3 मान जो निकाले थे आपने, ठीक है, वो या तो समान हो या समान अनुपात में हो, ठीक है, उसका भी समझेंगे अपन। पर पहले ये देख लो कि आलेख परस्पर संपाती, संपाती का मतलब एक चीज और उसी के ऊपर दूसरी रेखा, ठीक है, तो एक रेखा बनाई और फिर दूसरी भी उसी पे आ गई। तो अब मैं क्या देख रहा हूं, अब तो ये एक तरह से हर बिंदु पे ही प्रतिच्छेद कर रही है दोनों रेखाएं, अब तो हर बिंदु पे प्रतिच्छेद हो रही है, ठीक है। और दोनों तरफ दोनों को कितना ही बढ़ा सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, जितना बढ़ाओगे उतना ही हर बिंदु पे क्या होती है, प्रतिच्छेद, क्योंकि संपाती है, और उतने ही इसके क्या आते जाएंगे, हल, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद होती है वही क्या होता है, उसका हल होता है। तो संपाती होने वाली स्थिति में तो हर बिंदु पे भैया प्रतिच्छेद हो रही है ये, इसका मतलब इसके क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और अपरिमित रूप से क्यों है, क्योंकि इनको दोनों तरफ, मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ गया, तल छोटा पड़ गया, व्हाइट बोर्ड छोटा पड़ गया, बट अगर मेरे पास अनंत रूप से बड़ा ब्लैक बोर्ड होता तो मैं उतना ही ज्यादा इसको बड़ा, मतलब उतना ही दोनों तरफ इसको बड़ा कर सकता था। समझ में आ गई बात? तो इसलिए इसके क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो एक समीकरण है, इसमें दो उदाहरण लूंगा मैं, 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, और एक और समीकरण है 4x प्लस 6y प्लस 10 बराबर 0। मान लो ये एक समीकरण है मेरे पास। चलिए a1 बटा a2 निकालते हैं। a1 वही ऊपर वाले का जो x का गुणांक है a1, और नीचे वाले का जो x का गुणांक है वो a2। कितना आएगा ये, 1 बटा 2। b1 बटा b2 निकालते हैं। ऊपर वाले समीकरण में y का गुणांक b1 और नीचे वाले समीकरण में y का गुणांक b2, कितना आएगा, 1 बटा 2। चलिए c1 बटा, अब देखो क्या a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। a1 बटा a2 किसके बराबर आ गया, b1 बटा b2 के, क्योंकि a1 बटा a2 भी 1 बटा 2 आया और b1 बटा b2 भी 1 बटा 2 आया। इसका मतलब हमें अब c1 बटा c2 निकालना पड़ेगा। अब वो तो या तो इसके बराबर आएगा या बराबर नहीं आएगा। अगर यही बराबर नहीं होते तो हम पहले वाली स्थिति में चल जाते, अद्वितीय हल बता देते, पर ये बराबर आ गए तो अब c1 बटा c2 निकालते हैं। तो चलो c1 बटा c2 का मान निकाल लो। तो c1 बटा c2 जो है वह कितना होगा, 5/10 होगा क्या? बिल्कुल होगा, 5/10 होगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आएगा, 1 बटा 2। तो कहीं ना कहीं मैंने क्या देखा कि c1 बटा c2 भी इन्हीं के बराबर आ गया। तो a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों का ही मान कितना आ गया, 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो है इसके जो आलेख होंगे वो परस्पर क्या होंगे, संपाती। जब इसके x और या y को अकेला छोड़ के 3-3 मान निकालोगे दोनों के, तो जब आप उनके ग्राफ बनाओगे तो वो संपाती होंगे और इसके अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो ये भी आप कॉपी कर लीजिए। फिर थर्ड स्थिति देख लेते हैं, कॉपी करिए इसको, इसको, इसको और साथ में नीचे उदाहरण को, ठीक है। फिर इसकी थर्ड स्थिति देखेंगे हम। कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लो इसको, कर लिया क्या कॉपी? चलिए नोट कर लिया इसको पॉज करके। चलिए देखिए अब थर्ड स्थिति देख लेते हैं, जो लास्ट स्थिति है हमारी। तो लास्ट स्थिति क्या कहती है, बिल्कुल जो फाइनल स्थिति है वो क्या कहती है, देखो पहले तो अनुपात देख लेते हैं, गुणांकों का अनुपात क्या होगा। गुणांकों का अनुपात देखने के लिए हम सबसे पहले वही, अगर a1 बटा a2 बराबर आ गया b1 बटा b2 के, ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, c1 बटा c2 भी निकालना पड़ेगा। अब अगर c1 बटा c2 बराबर आ जाता है तब तो पिछले वाली दूसरे नंबर की स्थिति लग जाएगी। पर अब हम क्या देख रहे हैं कि c1 बटा c2 इसके बराबर नहीं आता है। a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो बराबर आ गया, बट c1 बटा c2 इसके बराबर नहीं होता है। समझ में आ गई क्या बात? तो इस स्थिति में जो रेखाएं होंगी या आलेख जो होंगे, जो रेखाएं होंगी, रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। अब समांतर रेखाओं की क्या खासियत होती है कि भैया वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, उनको दोनों तरफ कितना ही बढ़ा लो, ठीक है, और जब प्रतिच्छेद करेगी ही नहीं तो हल ज्ञात ही नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं कि रेखाएं परस्पर समांतर होगी। अब हल की प्रकृति क्या होगी इसमें, असंगत, ठीक है, और असंगत में भी क्या, कोई हल नहीं। एक ही स्थिति आती है उसमें तो कोई हल नहीं,
अब इसकी डीप में जाएं असंगत संगत तो वो 11th क्लास की मैथ की बात है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे, फिलहाल इसी को आप देख लो, ठीक है। कोई हल नहीं होगा इसका, फिर कोई हल नहीं होगा। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, चलो उदाहरण ले लेते हैं इसका भी। तो समझ में आई बात, रेखाएं समांतर हैं, एक आलेख यूं बनाया, उसका एक समीकरण का आलेख यूं बन गया, एक और समीकरण का आलेख बनाया, वो इसके समांतर आ गया, तो दोनों एक दूसरे को कभी काट ही नहीं रही। जब काटेगी नहीं तो प्रतिच्छेद नहीं करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो भैया फिर हल निकालोगे कहाँ? क्योंकि मैंने क्या बताया, हल तो वहां होता है जहां प्रतिच्छेद करती है रेखाएं। अगर एक बिंदु पे कर रही है तो अद्वितीय हल, संपाती है तो अनेक हल, क्योंकि हर बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। परंतु समांतर है तो प्रतिच्छेद करेगी ही नहीं, समांतर है तो प्रतिच्छेद करेगी ही नहीं, और प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो हल निकलेगा ही नहीं, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण ले लेता हूं मैं, इसका उदाहरण ले लेता हूं मैं। मान लो एक 2x + 4y - 6 बराबर 0 और 4x + 8y + 12 बराबर 0। ठीक है, चलिए a1/a2 निकालते हैं, a1/a2 निकालते हैं। यहाँ पे a1/a2 निकालेंगे अगर अपन तो 2/4 आएगा, a1 2 और a2 4, कितना आएगा ये 1/2। चलो a2 b1/b2 निकालते हैं, b1/b2 4/8, कितना आएगा 1/2। चलो c1/c2 निकालते हैं, c1 - 6, c2 12, 6 एकम दे 6 दूनी 12, माइनस का 1/2। तो मैंने क्या देखा, a1/a2 का मान 1/2 आया, b1/b2 का मान 1/2 आया, तो a1/a2 तो b1/b2 के बराबर आ गया, परंतु c1/c2 का मान कितना आया -1/2। तो यहाँ पे c1/c2 जो है वो इसके बराबर नहीं है। ये दोनों तो बराबर हैं पर यह इनके बराबर नहीं है। क्यों? 1/2 नहीं आया है, माइनस भी लग गया, तो -1/2 और 1/2 तो अलग अलग बात हो गई भाई। इस वजह से ये इसके बराबर नहीं आया। तो इसमें कौन सी स्थिति लग जाएगी कि भैया रेखाएं तो परस्पर समांतर और कोई हल नहीं। समझ में आ गई क्या बात? तो ये हमारे 3 प्रकार के हमने कंडीशंस देखी थी। देखिए अभी इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम अगले जो लेक्चर में, आज का लेक्चर यहीं खत्म करेंगे हम, और अगले लेक्चर में हम जो है ये चेक करेंगे, अगले जो प्रश्नावली है हमारी वो देखेंगे अब। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और अगले लेक्चर में हम हमारी प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर में एक ही चीज़ है, मेन ग्राफ, उसी के लिए हम पूरी लड़ाई कर रहे हैं। पर उसी ग्राफ में कहीं ना कहीं वो आपसे पूछ ले कि भैया बताओ इसके हल की प्रकृति क्या होगी, तो एक बार आपको निकाल के ऐसे दिखाना पड़ेगा फिर कि समीकरण में a1/a2 ये है, b1/b2 ये है, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल, बराबर है तो c1/c2 भी बराबर है तो अपरिमित रूप से अनेक हल, a1/a2 b1/b2 के बराबर है पर c1/c2 नहीं है तो कोई हल नहीं। तो कहीं ना कहीं उस 6 नंबर के क्वेश्चन में पहले ये पूछ ले आपसे कि भैया पहले तो ये बताओ हलों की प्रकृति क्या है, और फिर आपसे बोले अब इसका आलेख बना के दिखाओ, तो फिर वहां पे सिर्फ आलेख बनाना ही थोड़ी है, ये भी तो काम आ सकता है। इसलिए ये पूरी डिटेल में मैंने चीज आपको समझाई है। ठीक है, इसमें हम और भी कई क्वेश्चन देखेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में अब जब ये वीडियो खत्म हो रहा है तो आपको 9th क्लास जो 9th चैप्टर है निर्देशांक ज्योमेट्री जो हमने खत्म किया है उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं। उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप नोट कीजिए, हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में मुझे वापस सेंड कीजिए। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो मुझे आप बताइए। ठीक है, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए और इसके वीडियो के लास्ट में अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं जो हमारे 9th पार्ट के जो मैं आपको बता रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो अब हम देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, किसी समतल में 4 बिंदु दिए हुए हैं P 2, -1, Q 3, 4, R -2, 3, S -3, -2 है। आपको सिद्ध करना है कि PQRS वर्ग नहीं सम चतुर्भुज है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट इन्वॉल्व हैं। यदि बिंदु x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 है तो x का मान ज्ञात करना है। और अगर सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो ये है कि यदि
ज्ञात कीजिए रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 बिंदुओं 1,3 और 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -3, -2, 5, -2 और 5,4 है। यह भी सिद्ध कीजिए कि यह समकोण त्रिभुज है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है, यदि दो बिंदु A -2,5 और B -5, y का मध्य बिंदु -7/2,3 है तो बिंदु A व B के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन मैं अभी आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन हालांकि मेरे पास काफ़ी हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी, लेकिन फिलहाल मैं आपको 4 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ये 4 क्वेश्चंस जो हैं आपको जो है कॉपी में करने हैं। जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है आप ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, मैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं बोर्ड में आए हुए हैं और अभी ये सिर्फ राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको CBSE के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा। ठीक है, तो आपके जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पार्ट के वो सारे कवर हो जाएंगे। कुछ दिन मैं इसलिए रुका हुआ था क्योंकि अभी हमने ये चैप्टर किया हुआ है तो थोड़ा समय मैंने इसीलिए दिया बीच में, और अब आपको ये इसीलिए दिया है ताकि आप रिवाइज़ करें वापस से पुराना वाला चैप्टर। क्वेश्चंस के थ्रू ही रिवाइज़ हो सकता है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद जो है अब क्या होगा कि हर जो हमारा जो अगला जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा 4.1 का, उसमें लास्ट में मैं आपको इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस और दूंगा। ठीक है, साथ ही जितना पार्ट हमारा चौथे पार्ट का कवर हो जाएगा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा। जैसे ग्राफ बनाना आज हमने सीखा, कुछ और ग्राफ देखने के बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देना शुरू कर दूंगा। तो ये क्वेश्चंस आप करके देंगे मुझे, साथ में जो आपको लेक्चर में बताया गया है वो सारी चीज़ें आपको नोट करके सेंड करनी है ग्रुप में, या मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ही बता सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो। धन्यवाद।